वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, आपके प्यारे से चैनल न्यू लाइट प्रयास पे। अब देखो, मिशन नीट 2025 के तहत न्यू लाइट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ऑनरेबल रिस्पेक्टेड सिंह सर का सिर्फ एक ही विजन है, एक ही सपना है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और इसी मिशन के तहत टीम न्यू लाइट लगातार 42 सालों से अपने एक्सीलेंस को शो करते हुए अच्छे से अच्छा रिजल्ट देती है और जल्द से जल्द आप डॉक्टर बन जाए इसका प्रयास करती है। और आज आपका नीट का पेपर हुआ था। नीट नाम इसे इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये मान के चलिए कि नीट का पेपर ऐसा लगता है जैसे यहीं से कॉपी पेस्ट होके आता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से, शुरू करते हैं चीजों को समझना। पहला सेक्शन ए के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ए पीस ऑफ कॉपर एंड जर्मेनियम। जब कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर जो है वो आपका वो है कंडक्टर। कॉपर क्या है? कंडक्टर। अब थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। कार्बन क्या है? कंडक्टर है। जब हम जर्मेनियम की बात करेंगे तो जर्मेनियम आपका सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम आपका सेमीकंडक्टर है। एक तरफ कॉपर जो है वो कंडक्टर है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, और इसको रूम टेम्परेचर से कूल किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? कूल किया जा रहा है, यानी टेम्परेचर क्या किया जा रहा है? डिक्रीज किया जा रहा है, टेम्परेचर को घटाया जा रहा है। आपके सामने ये बोला जा रहा है कि 2 पीस कॉपर का है, 2 पीस है, एक कॉपर का है, दूसरा जर्मेनियम का है। अब दोनों को हम कूल कर रहे हैं रूम टेम्परेचर से। तो पूछा जा रहा है कि क्या होगा। अब देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। कंडक्टर का जो अल्फा होता है वो होता है पॉजिटिव। कंडक्टर का अल्फा पॉजिटिव। और जब हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो इसका अल्फा होता है नेगेटिव। अब थोड़ा सा सिस्टमैटिक समझते हैं इस क्वेश्चन को। फॉर कंडक्टर, फॉर कॉपर, कॉपर यानी कंडक्टर, अल्फा क्या है? पॉजिटिव है। तो यहां से मुझे RT लिखना हुआ तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा थीटा, क्योंकि हमें फार्मूला पता है कि RT इक्वल टू हमेशा होता है R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर घटाने पे रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। अगर आपने टेम्परेचर घटा दिया, टेम्परेचर क्या किया? घटा दिया। टेम्परेचर अगर आपने घटाया तो डेल्टा थीटा अगर आप कम कर रहे हो, सीधी बात है कि रेजिस्टेंस क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। रेजिस्टेंस क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात करते हैं फॉर जर्मेनियम। जब हम जर्मेनियम की बात करेंगे तो ये कार्बन फैमिली में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब पढ़ के रखे हो गया। अब ये है क्या? सेमीकंडक्टर। सिर्फ शब्दों का मायाजाल क्रिएट कर दिया गया था आपके लिए और कुछ था नहीं क्वेश्चन में। अब इसके लिए अल्फा नेगेटिव, यानी RT इक्वल टू क्या मिलेगा? R0 माइनस R0 अल्फा डेल्टा थीटा। अब यहां से हमें पता चल गया कि अगर हम टेम्परेचर घटा रहे हैं, इसका सीधा मतलब है रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब आइए देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर विल डिक्रीज। जी हां, रेजिस्टेंस कॉपर का डिक्रीज करेगा। दूसरा है द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर विल इंक्रीज व्हाइल दैट ऑफ जर्मेनियम विल डिक्रीज, कि रेजिस्टेंस कॉपर का इंक्रीज करेगा। गलत। रेजिस्टेंस दोनों का क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये भी गलत। हमें सबसे बेटर ऑप्शन चुनना होता है। नीट का ये नियम है कि जब 2 ऑप्शन दिए हो तो उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो है, अब देखो ये पूरी बात कर रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर विल डिक्रीज। जी हाँ, रेजिस्टेंस कॉपर का क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, व्हाइल दैट ऑफ जर्मेनियम विल इंक्रीज। ये आपके सामने दिया गया है। तो इस तरीके से आपके पहले क्वेश्चन का आंसर नंबर 4 हो गया। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। 50 degree rise in temperature is observed in a conductor by passing a current. If current is doubled, the rise in temperature of the conductor will be nearly. अब ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। अब देखिए, जब हम हीटिंग इफेक्ट की बात करेंगे करंट के लिए, तो इसका इस फार्मूला होता है I² RT बाई जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बाई जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से अगर हम देखेंगे तो ये फार्मूला लगता है। इसके बाद आगे वो कह रहा है 5 डिग्री रेंज इन टेम्परेचर। रेंज इन टेम्परेचर के लिए क्यू का फार्मूला हमें पता है, एक फार्मूला होता है एम एस डेल्टा थीटा। इसमें ठीक है स्टेट जो होगा और ये लगेगा कब, एक्सेप्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के अलावा कोई और फार्मूला, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के अलावा कोई और टेम्परेचर हो तो एम एस डेल्टा थीटा। तो हाँ सर, इसके लिए क्या फार्मूला लगेगा सर, Q इज इक्वल टू एम एल लगता है फॉर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, फॉर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अब देखिए Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब यहां से हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब यहां से जब हम लिखना चाहेंगे तो ये देखिए वो कह रहा है कि टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। अब देखो यहां से ये दोनों को हम बराबर दिखा देते हैं, तो एम एस डेल्टा थीटा दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब पूछ रहा है करंट को डबल किया जा रहा है तो टेम्परेचर के साथ रिलेशन पूछ रहा है, तो यहां से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डेल्टा थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ये लिखा जा सकता है आसानी से, क्योंकि एम एस डेल्टा थीटा की जब हम बात करेंगे तो डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो जाएगा। यहां से हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं डेल्टा Q1 अपान डेल्टा Q2 दैट इज इक्वल टू I1 अपान I2 का स्क्वायर। ऐसा लिख पाना हम लोगों के लिए आसान है। अब वो रेंज इन टेम्परेचर पूछ रहा है और बोल रहा है 5 डिग्री राइज हो रहा है टेम्परेचर में, यानी डेल्टा थीटा कितना दे रखा है 5। अब सारी बातों को हम रखते हैं। देखिए पहले की वैल्यू दे रखा है 5 अपान डेल्टा Q2 आपसे पूछा ही गया है। अब देखिए I1 की वैल्यू जो भी होगी वो बाद में क्या हो रही है, डबल हो रही है, यानी हम लोग ऐसे लिखेंगे I अपान 2i का स्क्वायर, I से I कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/4, तो आ गया 5 अपान डेल्टा थीटा 2 दैट इज इक्वल टू 1/4। तो डेल्टा थीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 4 यानी 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से कितना आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस, कितना आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ए बैटरी, हाँ इसका हम लोगों ने 4th ऑप्शन दिया है, उसके लिए परेशान नहीं होंगे। ए बैटरी कंसिस्ट ऑफ ए वेरिएबल नंबर ऑफ एन आइडेंटिकल सेल्स हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस आर ईच which are connected in series. The terminals of battery are short circuited and the current I is measured, which of the graph show correct relationship between I and N. अब देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि टर्मिनल्स बैटरी का शॉर्ट सर्किट कर दिया जा रहा है और करंट आई उसमें मेजर्ड हो रही है। अब ये पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें करेक्ट रिलेशनशिप होगा। तो पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा, पहले बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे हम आर लोड लिख दे रहे हैं और अब बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस शुरुआत में मान के चलते हैं आर है और इसका ठीक है ईएमएफ कितना है ई है। अब हमें आई लिखना हुआ तो आई इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं सर, आई इक्वल टू हो जाएगा ई अपान आर प्लस आर लोड। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, तो इसके लिए एक फार्मूला हमने ये भी तो पढ़ रखा है, I इक्वल टू वी टोटल अपान आर टोटल। जब शॉर्ट सर्किट कर रहे हो तो यही फार्मूला यूज होगा, हमें बाकी से मतलब नहीं होगा। अब टोटल बैट मान लेते हैं कि ये बोल के रखा है सेल का ही है, तो एन ई अपान रेजिस्टेंस एन आर, ये कट गया, कितना आ गया E बाई आर, यानी करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल। करंट इज इंडिपेंडेंट
ऑफ नंबर ऑफ सेल। अब ये नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड कर ही नहीं रही है। जब नंबर ऑफ सेल पे ये डिपेंड कर ही नहीं रही है तो इसका सीधा मतलब ये है कि ठीक है, हमें जो होगा वो जिस पे डिपेंड नहीं करता उसके परपेंडिकुलर होता है, तो n का i पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, तो यानी वो n के क्या होगा, n जो होगा वो दूसरा मिलेगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे क्या मिल रहा है, परपेंडिकुलर मिल रहा है। जब भी जैसे दो क्वांटिटी हो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, जिस पे डिपेंड नहीं करती उसके परपेंडिकुलर हो जाता है ग्राफ। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क 40 watt 200 volt is used in a supply voltage of 100 volt, now its power is। अब ये अगर हम ध्यान से देखेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को, तो हमें पता है कि P इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई R, और R हमारा भाई ये कांस्टेंट होता है, ये बदलता नहीं है। सबसे प्यारी चीज क्वेश्चन में यही है। अब देखिए यहां से हम लोग लिखना चाहें तो एक चीज हमें मिल गई, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V का स्क्वायर, V का स्क्वायर। यहां से हम लोग लिख सकते हैं P1 अपान P2 दैट इक्वल टू V1 अपान V2 का स्क्वायर। यहां से P1 अगर मुझे लिखना हुआ तो P1 कितना है, 40 है, 40 अपान P2 दैट इक्वल टू, यहां पे हो जाएगा V1 हम कितना लिखेंगे, 200 अपान 100 का स्क्वायर, ये कटेगा आ जाएगा 2/1 का स्क्वायर यानी 4/1, तो 40/P2 इक्वल टू 4/1। यहां से P2 की वैल्यू लिखनी हुई तो ये लिखा जा सकता है 4P2 इक्वल टू 40, तो P2 इक्वल टू आ गया यहां से 10 वाट, 10 वाट। ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं बड़े आराम से। कौन सा आंसर होगा, पहला। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में है और नीट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। A conducting wire is stretched to increase its length by 2%. What is the percentage change in its resistance? करने को इसको तरीके को कई तरीका है, लेकिन मैं नीट का तरीका बताता हूं कि जो नीट में भी आपके काम आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा कई चीजें, कि अगर बात वो सिर्फ लेंथ की कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, लेंथ n टाइम्स बढ़ा रहे हो, लेंथ इज इंक्रीज्ड n टाइम्स। एक एक पॉइंट समझ लीजिए कि लेंथ कितना टाइम इंक्रीज हो रहा है, n टाइम्स अगर लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं r डैश इक्वल टू n स्क्वायर r। और एक बात और ध्यान रखिएगा, एरिया इज इंक्रीज्ड n टाइम्स। अब चलिए, या तो इंक्रीज्ड n टाइम्स, n टाइम्स, अब n टाइम्स इसको बढ़ा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब r डैश इक्वल टू r अपान n स्क्वायर। जब हम रेडियस की बात करेंगे, रेडियस अगर r से nr कर दिया जा रहा है तो यहाँ पे फार्मूला हो जाता है r डैश इक्वल टू r अपान n की पावर 4। नीट ने अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे इसी फार्मूले पे पूछे, इसके फार्मूले के अलावा उन्होंने अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। हम लोग इतना एक्स्ट्रा सीखते हैं। तो एक बात और यहीं पे जान लीजिए कि जब बात परसेंटेज की होगी, परसेंटेज की जब बात होगी तब वहां पे n की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस n बाई 100। जहां जहां n यूज है वहां पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस n बाई 100, जहां पे प्लस इंक्रीज को दिखाएगा, जहां पे प्लस इंक्रीज को दिखाएगा और माइनस किसको दिखाएगा, डिक्रीज को। एक तरफ इंक्रीज की बात होगी, दूसरी तरफ बात डिक्रीज की होगी। अब 2% बढ़ाया गया है तो देखिए हमें फार्मूला पता है, किसकी बात कर रहा है, वो लेंथ की। जी हाँ सर, लेंथ की बात कर रहा है तो करने दीजिए। r डैश इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं सर 1, लेंथ बढ़ाई जा रही है यानी 2/100 स्क्वायर r, क्योंकि हमें पता है n की जगह पे जहां भी इन पूरे फार्मूले में कभी भी परसेंटेज की बात होगी तो n की जगह हम ये लिख सकते हैं तो n स्क्वायर लिखा जाएगा। यहां से आ जाएगा r डैश इक्वल टू
102/100 का 2R, ये आ गया 1.02 स्क्वायर R। अब यहां से R डैश की वैल्यू आ जाएगी 1.0404 R, इसे लगभग हम 1.04 R लिख सकते हैं। अब देखिए परसेंटेज चेंज का फार्मूला हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। 1.04 R माइनस R अपॉन R इंटू 100। अब कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा आपका R 1.04 माइनस 1 अपॉन R इंटू 100। यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 0.04 इंटू 100, ये आपका आ गया 4%। यहां तक मुझे लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये कौन सा ऑप्शन है? दूसरा। या कुछ लोग इसको ट्रिक के तरीके से सॉल्व करते हैं, तो उससे भी हम लोगों को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, डायरेक्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर एक लाइन में करना हुआ तो ये भी तरीका कुछ लोग यूज करते हैं, वो जान लीजिए। तो वहां पे ये तरीका हम लोग यूज कर देते हैं कि सर लेंथ की बात कर रहा है, तो देखिए कुछ लोग ये पर तरीका भी यूज करते हैं और गलत नहीं है कि सर R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर होगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा R बाई R इंटू 100 दैट इक्वल टू 2 डेल्टा L बाई L इंटू 100। अब यहां से वैल्यू हम लिखना चाहेंगे तो डेल्टा L बाई L इंटू 100 की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2% यानी कितना आ गया? 4%। ये आपके ऊपर है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो। मैंने आपको तरीका और कॉन्सेप्ट सारी चीजें बता दी गई हैं। अब ये क्वेश्चन आपके हाथ में है कि कैसे करना चाहते हो, आप वैसे कर लो। आगे बढ़ते हैं। इन द फिगर शोन व्हाट इज द करंट इन एम्पियर ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी यू आर गिवन। अब देखिए जो जो वैल्यू दी गई है उसको लिख लीजिए। R1 आपका 15 ओम दिया है, R3 R2 आपका 10 ओम है, R3 आपका 20 ओम है, R4 आपका 5 ओम है, ये आपका 25 ओम है, R6 आपका 30 ओम है और E की वैल्यू 15 वोल्ट है। ये सारी चीजें दे के रखी गई हैं। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करेंगे तो 25 और 25 ये तीनों अगर हम ध्यान से देखें तो ये तीनों हमारे सीरीज में हैं। तो सीरीज में जब जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे, सीरीज में सिंपल एडिशन होता है, तो ये आ जाएगा 50। अब यहां से अगर हम ध्यान देखें तो इस पूरी सर्किट को हटा के हम लोग ऐसे डायरेक्ट एक 50 कलर दिख रहा होगा। चलिए इन सारी को हटा के हम 50 ओम का ले लेते हैं। 50 और 10 अब किस में है? पैरेलल में। यानी मैं इस सर्किट को बनाना चाहूंगा तो हो सकता है कि आगे मुझे स्लाइड लेनी पड़े, लेकिन अब इसी पे करते हैं। ये 15 ओम है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये आपका 10 ओम है, ये आपका 30 ओम है, ये आपका 15 वोल्ट है और ये आपका 50 ओम है। जब हम यहां पे ध्यान से देखेंगे 10 और 15 को, तो 10 और 15 जो है वो पैरेलल में है, तो यहां से हमें मिल जाएगा R पैरेलल 10 इंटू 50 अपॉन 10 प्लस 50 ये आ जाएगा हमारा 500 अपॉन 60, ये आ जाएगा 25/3। अब इसको चलिए अगले पेज पे ले चलते हैं इसको। तो यहां से अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो ये 15 ओम है। अगला हमारा जो सॉल्व होके आया है देख लेते हैं, ये हमारा 30 ओम है और ये हमारा 25/3 ओम है। यहां से जो बैटरी कनेक्टेड है वो 15 वोल्ट की है, ये कनेक्टेड होना चाहिए। अब यहां से हम ध्यान से देखेंगे
तो ये तीनों जो हैं वो सीरीज में है, तो यहां से आर नेट हमारा आ जाएगा 15 प्लस 25 प्लस 30, और ये 25/3 है, तो ये हो जाएगा 45 प्लस 25 प्लस 90/3, यहां से आ गया ये 160/3। अब हमें निकालना है, इस क्वेश्चन में बोल के रखा गया I इक्वल टू V/R यानी 15/160/3। ये इस तरीके से कुछ ये आएगा, देख लेते हैं हम लोग। हाँ, हमसे यही पूछा गया, 15 दे के रखा गया है। अब इसको जैसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंटू 3/160। 160 को अगर हम काटें 5 से तो ये हो जाएगा 32, इधर हो जाएगा 3, तो ये आ गया 9/32 एम्पियर। 9/32 एम्पियर। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चे, तो कौन सा आंसर होगा? 9/32 एम्पियर। एम्पियर यूनिट होनी चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं, एम्पियर बोला गया है। अब देखिए प्रभु, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है कि बेस्ट कंडक्टर जो होता है, सबसे बेस्ट तो अपना सिल्वर होता है, सबसे ज्यादा बेस्ट जो होता है वो सिल्वर होता है, लेकिन यहां पे जितने दिए गए हैं अगर हम उनकी बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कॉपर हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन दीज 4 ऑप्शंस। इन चारों ऑप्शन में सबसे बेटर जो है वो कौन है? कॉपर है। देखिए, होता तो सबसे बढ़िया सिल्वर है, अगर हम कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो सिल्वर होता है, लेकिन हम सिल्वर यूज नहीं करते क्योंकि वो कॉस्टली होता है। आप ही सोचो कि अगर आपके घर में पूरा सिल्वर का वायर आया हो ट्रांसफार्मर से, तो जैसे ही लगेगा 1 घंटे बाद गायब, तो इसलिए थोड़ा सा कम कॉस्टली होता है। कौन सा? कॉपर। अच्छा, कॉपर से कंडक्टिविटी कम होती है गोल्ड की, मैं सबका ऑप्शन बता दे रहा हूं। कॉपर से कम कंडक्टिविटी होती है गोल्ड की, उससे कम किसका होता है? प्लेटिनियम का, और सबसे कम किसका? सिलिकॉन का। चलेगा वो, उसके लिए हम परेशान नहीं होंगे। हम ये बोल सकते हैं सर हमें बाकी से मतलब नहीं है, सर हमें ये पता है कि सबसे ज्यादा किस में? सर कॉपर में। और कॉपर किस ऑप्शन में है? तीसरे। देखो, ऑप्शन हिट करने में गलती मत करना। 7th का ऑप्शन कौन सा होगा? 3 होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां कोई तकलीफ आप जाहिर नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर C इज। अब थोड़ा सा इस पे डायरेक्ट बाहर वाली लूप लेके चलते हैं हम लोग, यहां से चलते हैं और वापस यहीं आके पहुंचते हैं। यहां से चलिए, यहीं वापस आके पहुंचिए, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। यानी हम चले यहां से है, वापस पहुंच भी यहीं पे रहे। अब इस पे केवीएल लगा देते हैं। बाय यूजिंग केवीएल ऑन आउटर लूप, जो आउटर लूप है, बाहर की तरफ जो लूप है उस पे केवीएल लगा देते हैं। अब हमें पता है कि हमें डायरेक्ट अपने अकॉर्डिंग चलना है, तो हम लोग तरीका तो सीख के ही चलें। ये मान के चल रहे हैं कि कितनी करंट बह रही है? I। मान लेते हैं करंट कितनी है? I। तो अब यहां पे हम लोगों को तो कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। जब आपने करंट I बोल दिया है किसमें है, डायरेक्शन को लेके परेशान नहीं होंगे। यहां पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 10I प्लस 1 वोल्ट की बात कर रहे हैं। फिर आगे आएंगे 2.5 में कहा माइनस 2.5, उसके बाद फिर कितना लिखेंगे? प्लस 20 = 0। इस तरीके से कुछ लिख पाना हम लोगों के लिए पॉसिबल है। अब I की वैल्यू निकालनी है, तो एक मिनट हम लोग जल्दबाजी कर गए। 20I होगा = 0।
अब यहां से हम लोग लिखना चाहेंगे, देखिए माइनस साइन को लेके हम परेशान नहीं होते, लूप में कैसे भी चल लो, करंट जो आएगा अगर माइनस में आ रहा है तो डायरेक्शन पलट दो, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए आते मैं डायरेक्शन में अभी नहीं आपको कुछ उलझा रहा हूं हल्का सा भी। अब देखिए हम लोग यहां से लिख सकते हैं डायरेक्ट 30i माइनस 1.5 इक्वल टू 0। यहां से i इक्वल टू आ गया 1.5 अपान 30, इसे कट करने के लिए ऊपर 15 अपान 300 लिख सकते हैं, ये कटेगा आ जाएगा 1/20 एम्पियर। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो सवाल मैटर करेगा। इन द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ये कैपेसिटर की प्लेट के अक्रॉस पूछ रहा है, तो दोनों साइड क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, उसके लिए हम परेशान नहीं होंगे। अगर अब मुझे VB माइनस VL लिखना हुआ, मान लेते हैं कि एक तरफ, अब पोटेंशियल हमें लिखना हुआ तो यहां से डायरेक्ट लिखा जा सकता है VB माइनस VA डेल्टा V। अगर हम लिखेंगे अब इस केस में तो डेल्टा V हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 10, अब इस सर्किट की बात कर लेते हैं, 10 इंटू 1/20 करेंट है, प्लस अगला कितना आएगा, वोल्ट कितना आ रहा है 1। अब यहां से हम लोग लिखना चाहेंगे भाई पोटेंशियल यहां से यहां तक के लिए तो सेम रहेगा, वायर सेम है, तो जो पोटेंशियल, अगर यहां पे पोटेंशियल हम मान लें x, यहाँ पे पोटेंशियल हम x मान लें तो यहाँ पे भी पोटेंशियल x ही होगा, यहाँ पे x मान रहे हैं तो यहाँ भी, सॉरी यहाँ पे y मान रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, y ही मिलेगा, तो उसकी तकलीफ हम जाहिर नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि 10/20 1/2 प्लस 1, ये आ गया 1.5। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आया, 1.5 वोल्ट का, और बैटरी भी कितने वोल्ट की है, 1.5 वोल्ट की। अब देखिए ये दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो यहां से अगर हमें लिखना हुआ, मान लो VA माइनस VB, अब पॉइंट आप चुन लेते हैं A और B, VA माइनस VB अगर लिखना हुआ तो यह हमें पता है कि यहाँ पे कितना 1.5, यहाँ पे भी कितना 1.5, जस्ट अपोजिट है, तो 1.5 माइनस 1.5 क्या आ जाएगा, 0। क्योंकि हमें पता है कि इसकी वजह से करंट, भाई पॉजिटिव करंट इधर की तरफ जाएगी और पोटेंशियल की वजह से इधर आएगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। तो यहां से आंसर क्या हो गया, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इन दिस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ n cell each having EMF E and internal resistance R, if 3 cells are wrongly connected then total EMF and internal resistance of the combination is। अब बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, इसको हम लोग आसानी से कर भी सकते हैं। अब देखिए मुझे ये बोल के रखा है तो ये बात करते हैं पहले। ये छोटा सा रेजिस्टेंस, अब देखिए ऐसे करते करते चलते हैं फिर आगे, अभी हैं आगे। अब यहां पे कहीं हम लोग आते हैं 3, ठीक है, 3 रॉन्गली कनेक्टेड हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, 3 रॉन्गली कनेक्टेड हैं। अब देखिए इस 3 की वजह से, भाई 3 पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो रेजिस्टेंस यहां भी है, रेजिस्टेंस यहां भी है और रेजिस्टेंस यहां भी है। अब 3 की वजह से देखेंगे तो ये 3 का वोल्टेज जस्ट अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। तो टोटल हमारा 3 बैटरी और अपोजिट जोड़ने से 3 की पोलैरिटी को वो और खत्म करेगा, तो हमारे पास जो टोटल ईएमएफ बचेगा, टोटल ईएमएफ बचेगा वो हो जाएगा NE, टोटल नंबर NE है -6E। लेकिन रेजिस्टेंस पे कोई फर्क
नहीं पड़ेगा तो टोटल रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा NR। तो इस तरीके का ऑप्शन हमारा सिर्फ चौथा है। तो इस तरीके से हमारा चौथा ऑप्शन सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्टेटमेंट 1, बेंडिंग ऑफ ए वायर डज नॉट अफेक्ट इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी। तो बेंडिंग क्या वायर की इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी को अफेक्ट नहीं करती। भाई जो बेंड, अगर हमने वायर को बेंड कर दिया, जैसे ये वायर है, मैंने इसको बेंड कर दिया या इसको क्या किया, थोड़ा सा राउंड कर दिया, क्या इससे रेजिस्टेंस में कोई बदलाव आएगा? नहीं सर। अब जैसे वायर है, अगर मैं उसको घुमा दूं 2-3 चक्कर गोल गोल, उसके बाद पकड़ूं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा। दूसरा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। जी हाँ, R इक्वल टू होता है रो L/A। तो देखिए लेंथ अगर आप बदलोगे तो रेजिस्टेंस बदलेगा, एरिया बदलोगे तो रेजिस्टेंस बदलेगा। और एक चीज और आपको पता चल रही है यहां से कि ये जो R होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जा रहा है? रेजिस्टिविटी के। यानी यहां से हमें क्लियर है कि बोथ स्टेटमेंट 1 ये भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इस तरीके से हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा पहला। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रभु। एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर डिक्रीजेज। अगर हम I और यहाँ पे बात करेंगे, I इक्वल टू होता है NEAVD। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, अगर I, भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान दो, कि अगर हम VD बढ़ाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ाएंगे, तो सीधी बात है कि I क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि घटेगा, डिक्रीजेज, यानी पहला स्टेटमेंट गलत। फिर आगे बढ़ते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सर यहाँ के रिलेशन यही दिखा रहा है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज्यादा करंट। तो स्टेटमेंट 2 सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, गलत। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, गलत। स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एंड फर्स्ट इज इनकरेक्ट। जी हाँ, तीसरा ऑप्शन हो गया 11th का यहाँ से। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। फिर आगे बढ़ते हैं। व्हेन द रेडियस ऑफ कॉपर वायर इज डबल्ड, इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गेट इंक्रीज्ड। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जब बात करते हैं तो इसी को हम नाम देते हैं रजिस्टिविटी। इसे नाम क्या देते हैं हम लोग? रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेजिस्टेंस बदल जाएगा। अगर हम R कॉपर वायर का रेजिस्टेंस रेडियस डबल कर रहे हैं, इसका मतलब 2 की पावर 4 यानी 16 टाइम्स क्या होगा? घटेगा रेजिस्टेंस। लेकिन रजिस्टिविटी कॉपर का है तो वो कॉपर का ही रहेगा। आप कॉपर का 1 ग्राम का हो चाहे 100 ग्राम का हो, 1 ओम रेजिस्टेंस हो या 10 ओम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रजिस्टिविटी क्या रहेगी? सबके लिए सेम ही रहेगी। तो यहां से अगर हम लोग बात करेंगे आगे, तो ये पहला है कि गेट्स इंक्रीज, ये ऑप्शन गलत है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल यूज। अब देखिए, जी हां, ये कह रहा है इंडिपेंडेंट है। जी हां, रजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रजिस्टिविटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल की। रजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की है, पहली चीज। और ये इंडिपेंडेंट होता है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया। ये लेंथ पे, एरिया पे, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा सही है। तो इस तरीके से 12th का हम देखेंगे तो भाई पहला असर्शन ही गलत हो गया, रीजन सही है। असर्शन रॉन्ग है। तो पहला हम लिख सकते हैं कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज करेक्ट, 4th ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑफ 50 and 100 watts are given. When connected series, 50 watt bulb glow more, but when connected in parallel 100 watt bulb glow in more because. अब देखिए, हमें पता है कि डायरेक्ट फार्मूला कि अब R इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? V² बाई P, या P इक्वल टू V² बाई R।
तो यहाँ आर रेजिस्टेंस हम लोग देखेंगे तो भाई वोल्टेज शुरुआत में सेम, पावर की बात करते हैं तो पावर किसकी ज्यादा, 100 वाट की, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से हमें मिल गया कि जो 50 वाट का रेजिस्टेंस होगा वो दूसरे से लगभग कितना ज्यादा होगा, 2 गुना, क्योंकि भाई यहाँ पे फर्क हम देखें तो कितने का आ रहा है, 50 और 100 2 गुने का आ रहा है, तो यानी 50 वाट का जो रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा है। अच्छा, उस पर भी हम बात नहीं करेंगे अभी। ये कह रहा है व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज 50 वाट बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तो देखिए उसका एक तरीका भी होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम जब बात करेंगे तो सीरीज में, इन सीरीज करंट सेम, सीरीज में क्या सेम है, करंट सेम है, और इन पैरेलल वोल्टेज सेम है। सीरीज में करंट सेम है और पैरेलल में वोल्टेज सेम है। अब यहां से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। भाई पावर हमें लिखना है तो आई स्क्वायर आर टी होता है वर्क डन, तो वहां पे टी हटा देंगे तो हमें पावर मिल जाएगा। यहां से मिल जाएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सीरीज में पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट के। जी हां सर, ये पहला स्टेटमेंट राइट है, पहला स्टेटमेंट राइट है। फिर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पावर इज इनवर्सली, क्योंकि भाई देखो आई की जब बात करेंगे तो आई दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होती है। फिर हम बात करेंगे किसकी, पैरेलल की। पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए हमने ये भी फार्मूला पढ़ रखा है, V स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो वोल्टेज क्या सेम, तो यहां से मिल गया पावर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 बाई आर। तो दूसरा स्टेटमेंट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। देखिए सीरीज में डायरेक्टली है और पैरेलल में कैसा, इनवर्सली है। अब पूछ रहा है 13 का आंसर, तो 13 का आंसर हम यही बताएंगे कि सर 13 का आंसर क्या होगा, दोनों करेक्ट है, पहला और दूसरा दोनों करेक्ट, क्योंकि सीरीज में पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के और पैरेलल में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए बच्चे अब आगे बढ़ते हैं 14 पे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ इंडिकेट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। बहुत प्यारी लाइन है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो देखिए सही बात यही है भाई कि अगर कोई चीज कंजर्वेटिव है तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। अब जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं तो हम अगर लेंथ बढ़ा देते हैं सर्किट का तो उससे पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, या सब छोड़िए, वो बात कर रहा है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में वर्क डन इन 1 राउंड इज 0। एक राउंड में कंप्लीट वर्क डन कितना होता है, 0। और आपको पता है कि जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ते हैं, केवीएल पढ़ते हैं, तो केवीएल में हमें पता है कि दैट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें ये बोला जाता है वो पाथ पे तो डिपेंड नहीं करेगा और एक चक्कर में पोटेंशियल कितना, 0। तो भाई वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डेल्टा V। जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, पोटेंशियल 0, तो Q इंटू 0 यानी वर्क डन क्या आ गया, 0, यानी एक चक्कर में क्या आ गया, 0। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि सर एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और ये प्रॉपरली क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्या दे रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये हमारा दे रहा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द ग्राफ बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन विल बी। गजब का क्वेश्चन है बच्चे। तो अब ये ग्राफ का क्वेश्चन है बच्चा, ग्राफ की तरह ही हम इसको ट्रीट करेंगे। तो चलिए आइए,
थोड़ा सा डायग्राम मुझसे अच्छा नहीं बनता, तो डायग्राम पे आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कर लेंगे। देखिए ये बात हो रही है एंगल ऑफ डेविएशन की, एंगल ऑफ डेविएशन की। दूसरी तरफ है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इन्हीं दोनों के बीच में ग्राफ खींचना है, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। और इसमें सिर्फ हमें एक बात याद रखनी है कि यहां पे एक वैल्यू मिलेगी, बाकी देखिए सेम चीज के लिए वैल्यू क्या मिल रही है, अलग अलग। देखिए अगर हम देखें यहां पे, तो यहां पे जो डेविएशन का एंगल है वही एंगल यहां भी होगा, और इसके लिए वैल्यू मान लेते हैं I1 है, और इसके लिए क्या है I2। तो I1 और I2 अगर हम सिर्फ मिनिमम डेविएशन को छोड़ देंगे तो हर डेविएशन के लिए वैल्यू आपको 2 बार सेम मिलेगी, जैसे मैं दिखा भी दे रहा हूं आपको। जैसे ये बोल के रखा गया है कि मान लो I कितना दिया है आपको 50, E कितना दिया गया है 30 डिग्री, ए भी कितना है आपका क्वेश्चन में बोल के रखा गया मान लो 60 डिग्री। तो हमें पता है कि अब हमें डेल्टा निकालना है, तो क्या लिखेंगे I प्लस ई माइनस ए, यानी आ गया 50 प्लस 30, 50 प्लस 30, या बदल लेते हैं डेटा थोड़ा सा, 30 माइनस 60 चलेगा। तो अब यहां से हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20 डिग्री। उसी तरीके से I को अगर मैं कितना ले लूं 30, E को ले लूं 50 और A हमारा है 60, तो फिर अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू आ जाएगा I प्लस ई माइनस ए, ये भी आएगा 30 प्लस 50 माइनस 60, तो यहाँ से हमें मिल गया 20 वापस। तो अगर हम डेल्टा मिनिमम को छोड़ दें तो बाकी हर एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हमें कितनी वैल्यू मिलेगी 2, और ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो देखिए दूसरा होगा नहीं, तीसरा होगा नहीं, चौथा नहीं होगा, हमारा सिर्फ कौन सा होगा पहला। और इस ग्राफ से रिलेटेड सारे पॉइंट मैंने बता दिए, और यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, मिनिमम डेविएशन मिलेगा। ये एनसीईआरटी का ग्राफ है और ये आपका काफी हद तक तैयार होना चाहिए ग्राफ। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट इन मटेरियल इज 2 × 10⁻14 हर्ट्ज एंड वेवलेंथ इज 5000 एंगस्ट्रॉम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू जो होता है ये हमेशा होता है C/V। C/V यानी C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दूसरा है V क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। लाइट की वेलोसिटी है वो भी किस में, मीडियम में, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। यहां से हम लोग इतना तक तो लिख चुके हैं, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, हमें एक फार्मूला और भी बताया गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो यहां से वेलोसिटी अगर मुझे निकालने का मन किया तो फ्रीक्वेंसी कितना है 2 × 10⁻14 इंटू आगे क्या लिख सकते हैं 5000 इंटू 10 की पावर -10। तो अब यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 10⁻14 ये कटेगा, ये आ जाएगा 10 की पावर 14, 10 4 बचेगा, 4 4 8 हो जाएगा। तो 10 की पावर कितना आ गया 8। अब यहां से न्यू की वैल्यू लिखना बहुत आसान है, न्यू इज इक्वल टू 3 × 10⁻8 अपॉन 10 की पावर 8, यहां से ये वैल्यू कटेगी आ जाएगी 3। तो कौन सा ऑप्शन 16 का दूसरा ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए लाइट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर इन ए ट्रांसपेरेंट सी थिन, हाँ चलिए टी की वैल्यू दे रखा है 12 मीटर और टाइम थिकनेस एस ले लेते हैं इसको,
थिकनेस को एस से दिखा देते हैं। एस कितना है 12 मीटर, टाइम कितना है 60 इंटू 10 पावर माइनस 9 सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द शीथ इज, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग पहले फार्मूला निकालेंगे और वो कह रहा है डिस्टेंस। तो पहले वेलोसिटी निकाल लीजिए। स्पीड इक्वल टू हमेशा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो डिस्टेंस कितना दे रखा है 12 अपॉन टाइम कितना दे रखा है 60 इंटू 10 पावर माइनस 9। ये ऊपर ले जा सकते हैं तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 पावर 9 अपॉन 60। इसे हम लिखना चाहें तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 8, क्योंकि ये एक जीरो इधर लाके हम इसको खूबसूरत बना के ऐसे लिख सकते हैं 120 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 60। ये कटेगा 2 आ जाएगा, आपकी आत्मा दुखी ना हो इसलिए कैलकुलेशन में बता दे रहा हूँ। 2 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। अब हमें फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं C बाई वी वेलोसिटी। ये कितना होगा 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन 2 इंटू 10 पावर 8। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 3/2 यानी 1.5। तो यहाँ से 17 का आंसर देखेंगे तो 17 का आंसर कितना आएगा, थर्ड आएगा। तो 17 का आंसर हम लोगों ने थर्ड लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। If total internal reflex when the angle of incidence is equal to critical angle for the pair of media in contact, what will be the angle of reflection? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे कि अब भाई नियम तो यही कहता है ना कि अगर इधर से कोई लाइट आई, ये रहा मीडियम, लाइट इधर से आ रही है और क्रिटिकल एंगल पे अगर आ रही है तो सीधी बात है वो कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलरली दोनों सरफेस के बीच से निकलेगा। तो ये कैसा मिलेगा, परपेंडिकुलर। अब इससे ज़्यादा ये नहीं जानते हैं किधर डेंसर होता है किधर एरर होता है, ये चीज़ें तो आपको बहुत पहले से पता है। तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कितना होगा 90 डिग्री। तो 18 का कौन सा आंसर हो गया, फोर्थ। इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं बच्चे, ये तो थ्योरी की लाइन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर विच ऑफ द कलर इज वाइट इज लीस्ट। अब ये बड़ा अच्छा है, कॉची रिलेशन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। अच्छा, इसका रियल अगर हम देखेंगे तो वो ऐसा लिखता है न्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। फिलहाल हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे अपने प्रैक्टिकल यूज के लिए हमें पता है कि न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/λ के, और ये रिलेशन हमारे लेवल पे इंपॉर्टेंट है। हमें ये कॉची रिलेशन का ये कोई रूल नहीं है, अपने एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो हम जानेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अब देखो हम बात करेंगे विबग्योर की, किसकी, विबग्योर की। तो जब हम विबग्योर में इस तरीके से जाएंगे, विबग्योर में जब हम इस तरीके से जाएंगे तो यहां हमें एक चीज पता लगेगी कि लैम्डा जो है वो इधर से इधर जाने पे क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीजेज, इंक्रीज करता है भाई, लैम्डा क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, आगे क्या कह रहा है कि किसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके लिए जब हम बात करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए मिनिमम होगा जिसके लिए लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम। तो लैम्डा मैक्सिमम किसके लिए है, रेड के लिए। किसके लिए, रेड के लिए। यहां से पता चल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम किसके लिए, रेड के लिए। सारे कलर में सबसे कम किसके लिए, रेड के लिए। और रेड अगर हम ध्यान से देखें तो पहला ही ऑप्शन है, तो यहां से हम लोग पहला ऑप्शन कर सकते हैं, रेड। आगे बढ़ते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन टू मीडिया ए एंड बी विथ स्पीड 1.8 एंड 2.4 इंटू 10 क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के लिए बच्चों एक फार्मूला आप अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा, कभी मत भूलिएगा कि साइन थीटा सी, ये बराबर अगर लिखना हुआ तो V2 बाई, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिख सकते हो ν2 बाई ν1, या इसी को आप लिख सकते हो, ठीक है, वेवलेंथ के टर्म में, वेलोसिटी के, तो ये क्या लिख सकते हो V1 बाई V2, λ1 बाई λ2। नीचे हमेशा क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। अब देखो साइन थीटा सी इक्वल टू V1 अपॉन V2, ये ध्यान देना, ठीक है,
वैल्यू ऑफ साइन थीटा मस्ट बी लेस देन, ये वैल्यू किससे कम होनी चाहिए? 1 से कम होनी चाहिए। आप इस तरीके से समझिए, तो 1 से साइन थीटा से की वैल्यू कम होनी चाहिए। इसका मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सर साइन थीटा सी दैट इज इक्वल टू 1 वैल्यू से कम हो, यानी ये क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। नीचे वाला क्या साइन थीटा की ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 पावर 8 अपान 2.4 इंटू 10 की पावर 8, ये कैंसल होगा, आ जाएगा 3/4। तो यहाँ से थीटा सी जो होगा वो आ जाएगा साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/4। तो ये फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास। tan भी है लेकिन साइन के टर्म में हमें चाहिए तो वो ध्यान देंगे हम। आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 के बाद 21 पे, एयर बबल साइन इन वाटर। जी हाँ, अगर क्रिटिकल, ठीक है, 48.8 होता है, थीटा सी की वैल्यू कितनी होती है? 48.8 फॉर वाटर। अगर इससे ज्यादा एंगल हमने दे दिया तब वहां पे TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? टोटल TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से ये आराम से चमकेगा। तो हाँ, एयर बबल जो होता है वो क्या करता है? चमकता है। लेकिन ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन एयर बबल साइन इन वाटर ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं सर। रीजन क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR की वजह से होता है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो पहले दो ऑप्शन की बात ही नहीं कर सकते। अब यहाँ पे असर्शन ट्रू होगा, रीजन फॉल्स होगा, तो 21 का आंसर हो गया यहाँ से थर्ड। बहुत प्यारा क्वेश्चन था बच्चे, और नीट में इसी तरीके के क्वेश्चन आपको बराबर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। वाटर सोर्स इज प्लेस्ड इन वाटर एट डेप्थ ऑफ 4 मीटर। व्हाट मस्ट बी द मिनिमम रेडियस ऑफ डिस्क प्लेस्ड एट वाटर सरफेस सो दैट द लाइट ऑफ सोर्स कैन बी स्टॉप्ड। अब इसके लिए फार्मूला आपने स्टैंडर्ड पढ़ रखा होगा, H इक्वल टू R इक्वल टू H अपान रूट में न्यू स्क्वायर -1। यह स्टैंडर्ड फार्मूला है बच्चे, मैं डेराइव करके दिखाऊंगा कहां से आया, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल काम पे ध्यान देते हैं। H की वैल्यू कितनी? 4 अपान रूट में 4/3 का स्क्वायर -1, यहाँ से आ जाएगा 4 अपान रूट में वैल्यू आ गई 16/9 -1, ये आ जाएगा आपका 4 अपान 16 -9/9, ये आ जाएगा 4 अपान रूट में 17/9, यहाँ से 7/9 ये लिख सकते हैं हम लोग 4 अपान रूट में 7/3। अब हमें ये पता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर R की वैल्यू लिखनी हुई तो 4 ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई रूट में 7/3। 3 कहाँ आएगा? ऊपर, तो ये आ जाएगा 12/√7। ऐसा 3 मीटर 4 मीटर इनफाइनाइट कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, सोचना नहीं था, इसमें आसानी से आप कर सकते थे। अब देखिए यहाँ ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सिंपल तरीके से आप चाहते तो कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द डायग्राम प्रिज्म ऑफ एंगल 30 डिग्री इज यूज्ड, ए रे PQ इज इंसिडेंटेड एज सोन। अब देखिए यहाँ से हमें क्लियर है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से लेते हैं, ये 60 डिग्री है, जाएगा किस पे? 90 पे। अब पूछ रहा है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन अगर पूछ रहा है तो डायरेक्ट एंगल ऑफ डेविएशन की जब हम बात करेंगे तो ये मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि लैम्डा इक्वल टू I
प्लस ई माइनस ए। आई हमें पता है कितना 60, एंगल ऑफ इमरजेंस 90 से ही निकल रहा है तो 0 हो जाएगा, माइनस 30 डिग्री, यहाँ से आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया, 23 का थर्ड। कोई समस्या नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कर सकते हो। फिर आइए 24 पे। द VI ग्राफ ऑफ ए कंडक्टर एट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर सोन इन फिगर T2 माइनस T1। अब देखो हम लोग क्या पढ़ के आए थे शुरू से, अब देखिए यहाँ पे तो इसका अगर हम स्लोप लिखना चाहेंगे तो ये थीटा है। यहाँ पे T2 की जब हम बात करेंगे तो ये इधर से ले सकते हैं, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब एक एक को हम लोग लिखना चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ये बराबर डायरेक्ट लिखा जा सकता है tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है, माइनस साइन cot थीटा माइनस tan थीटा। अब cot थीटा की जगह हम लिख सकते हैं cos थीटा अपान साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपान cos थीटा। अब यहाँ से हम सॉल्व करना चाहेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा cos थीटा। अब ऊपर नीचे 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू पता है, ये वैल्यू cos स्क्वायर माइनस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमें पता है कि कितना आता है हमेशा cos 2 थीटा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिख दे रहा हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो। cos 2 थीटा ये बराबर होता है हमेशा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। और साइन 2 थीटा जो बराबर होता है ये बराबर होता है 2 cos थीटा साइन थीटा के। तो इस तरीके से ये वैल्यू हम लोग लिखना चाहेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू cos 2 थीटा अपान साइन 2 थीटा, यहाँ से वैल्यू आ गई 2 cot 2 थीटा, 2 cot 2 थीटा। अब यहाँ से हम लोगों को मिल गया है T2 माइनस T1, ये 2 cot 2 थीटा, यहाँ से हम लिखना चाहेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल cot 2 थीटा के। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। In order to quarter the resistance of a uniform wire, a part of its length was uniformly stretched till the final length of the entire wire 1.5 times of original length. The part of wire was fraction of। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर करना हुआ बच्चे तो थोड़ी सी सावधानी से करना, नहीं तो क्वेश्चन में पक्का गलती हो सकती है, और क्वेश्चन गलत ना हो इसकी पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। तो अब देखिए हम लोग जब बात करेंगे पहले शुरुआत में तो ये बोल के रखा है कि वाल्ट ऑफ वायर वाज फ्रैक्शन इक्वल टू। अब यहां से लिखना चाहेंगे तो हम शुरुआत में ये मान के चलते हैं कि लेंथ L है और डिस्टेंस कितनी है, X है। तो यहां से पहले ही बोल के रखा है कि 4 टाइम्स लेना है, तो 4R, इसको बराबर हम लोग डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रो L माइनस एक्स बाई ए, क्योंकि कुछ हिस्सा जो है वो आप उसको एक्सपेंड नहीं करा रहे। अब देखो जिसको हम मान लेते हैं ये हिस्सा कितना है, x है, ये हिस्सा कितना है, x मान लेते हैं, तो भाई ये हिस्सा कितना होगा, L माइनस एक्स, ये हिस्सा होगा L माइनस एक्स। 4R इक्वल टू रो L माइनस एक्स बाई ए प्लस क्या लिखोगे, रो। अब आगे L को लिखना है तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 0.5 L प्लस एक्स अपान ए डैश ले लेते हैं। आगे का जो एरिया बदलेंगे उसको ए डैश ले लेते हैं, हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब देखिए इसे लिख सकते हैं 4। अब इसका अगर पूरा डायरेक्ट लेके चलते तो ये 4R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रो L बाई ए, ये बराबर हो जाएगा रो L माइनस एक्स बाई ए प्लस,
आगे रो है, अब ये मल्टीप्लाई आप चाहो तो करो या डायरेक्ट कैंसल आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा एक चीज और चलिए अभी चलने दीजिए, रो 0.5 L प्लस एक्स अपान ए डैश। अब खास बात यह है कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि जो स्ट्रेच किया गया उस हिस्से के लिए a इंटू एक्स ये बराबर हो जाएगा a डैश इंटू 0.5 L प्लस एक्स। यहां से a डैश की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो a डैश आ जाएगा a एक्स अपान 0.5 L प्लस एक्स, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग। ये लिख पाना हम लोगों के लिए पॉसिबल है। अब यहां से हम लोग चाहेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 रो L बाई ए दैट इक्वल टू, यहां से अगला पॉइंट क्या था, रो L माइनस एक्स ए। अब a डैश की जगह वैल्यू रख रहे हैं, तो a डैश की वैल्यू अगर जैसे ही हम रखेंगे तो ax नीचे आएगा, ये आ जाएगा रो, ये देखिए 0.L प्लस एक्स जैसे ही यहां पे रखेंगे अपान में तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसको याद रख देता हूं मैं आपको समझने के लिए, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड है तो वहां गलती ना करो। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 0.5 L प्लस एक्स अपान ए डैश की जगह हम लोग देखिए ध्यान से क्या निकालने हैं, ए एक्स अपान 0.5 L प्लस एक्स, ये ऊपर चला जाएगा तो 4 रो L बाई ए ये बराबर हो जाएगा रो L माइनस एक्स बाई ए प्लस रो ये ऊपर जाएगा 0.5 L प्लस एक्स का स्क्वायर अपान ए एक्स। अब जितनी चीजें कैंसिल होने लायक रहेंगी वो तो हम लोग कैंसिल कर ही सकते हैं कॉमन लेके, तो कॉमन लेके कैंसिल करेंगे। तो यहां पे हमें पता है कि अब कैंसिल रो हर जगह है, देखिए कॉमन आप कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, मैं वैसे डायरेक्ट कर दे रहा हूं लेकिन ये तरीका गलत है, लेकिन अब इतना टाइम हम लोग किल नहीं करेंगे तो तरीका गलत है, आप लोग सिस्टमैटिकली करिएगा। आप लिख सकते हो इसको 4L इक्वल टू L माइनस एक्स। अब इसको आगे जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आपका लिखा जा सकता है प्लस 0.5 का स्क्वायर करोगे 0.25 आएगा, 0.25 का मतलब 1/4 फिर L स्क्वायर अपान एक्स प्लस आगे एक्स स्क्वायर बाई एक्स लिखेंगे प्लस 2 इंटू 1/2 L इंटू एक्स, ये 2 से 2 कटेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स कटेगा, एक्स आएगा। और अब देखिए अब थोड़ा सा सिस्टमेटिकली हम लोग करने की कोशिश करते हैं, तो एक एक्स से इस एक्स की वैल्यू इससे कैंसल आउट हो जाएगी, ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। अब इसको इधर लाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 3L दैट इक्वल टू 1/4 L स्क्वायर अपान एक्स प्लस क्या बच रहा है LX। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करने की कोशिश करते हैं, तो ये हर जगह x है तो हाँ ये LX बाई एक्स रहेगा प्रभु यहाँ पे भी, क्योंकि हर जगह x से डिवीजन है, ये देखिए ध्यान से, तो x से x कट जाएगा प्लस ये L ही रहेगा। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2L इक्वल टू 1/4 L स्क्वायर बाई एक्स। और हमें क्वेश्चन में निकालना जो है वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि L से L कटेगा, हाँ तो ये हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, x को इधर लेके आए बाई L स्क्वायर चाहिए, तो x बाई L ये आ जाएगा 1/8। ये मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि अगर दिक्कत हो रही है आपको समझने में तो देखिए ये इससे कटेगा, यहाँ पे एक L बचेगा
और ये इधर की तरफ लेके जाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा x, नीचे कितना हो जाएगा l, ये नीचे जाएगा तो 1/2 इंटू 4, यही तो आया 1/8। मैंने एक स्टेप खत्म कर दिया था उसमें, आप आत्मा दुखी नहीं करेंगे। तो यहाँ से 1/8 आंसर आया, कौन सा, पहला। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है बच्चे वो आपके, ठीक है, सबसे फेवरेट टीचर जो है आपके सबसे चाहते सर हैं, ठीक है। हम नाम मैं नहीं बताऊंगा, फिर भी आप, ठीक है, कमेंट में बोलने लगोगे यस सर, रोहित सर, रोहित सर। तो इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 26 से आपके प्यारे रोहित सर क्वेश्चन कराएंगे। बहुत नॉलेज है बच्चे उनके पास और उस नॉलेज का आप लोग फायदा उठाइए। क्वेश्चन नंबर 26, फॉर इंश्योरिंग डिसिपेशन ऑफ सेम एनर्जी इन ऑल थ्री रजिस्टर R1, R2 और R3 कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, देयर वैल्यूज मस्ट बी रिलेटेड एज। जितने भी रेजिस्टेंस आपके यहाँ पर है उन सब में जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है वो उनकी वैल्यू क्या है, सेम है। तो अगर यहाँ पर मैं देखूं कि यहाँ पर क्या आने वाला है, तो ये आपका यहाँ पर H1 बराबर H2 बराबर H3, और इसके लिए हम लोग लिखने वाले हैं कि I1 स्क्वायर इंटू R1 बराबर I2 स्क्वायर इंटू R2, I3 स्क्वायर इंटू R3, ठीक है ना। ये अब यहाँ पर देखो, ये जो R2 और R3 है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन पर है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पर ये I2 हो गया और ये क्या हो गया, I3 हो गया, और ये आपका I1। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, सेम होगा। तो I2 इंटू R2 बराबर I3 इंटू 3। देखो इतने से एक ये रिलेशन उठा लो और एक ये रिलेशन देख लो, तो इन दोनों रिलेशन से दो बातें क्लियर हो गई कि I2 बराबर I3 है और R2 बराबर R3 है। ये डिवाइड करोगे या एडजस्टमेंट करके रखोगे तो आपको ये दिखेगा, जब ये दिख गया तो I2 बराबर I3 दिख जाएगा। अब अगर ये I2 और I3 इक्वल हो गई तो ये जो I1 है वो 2I2 के क्या होगी, बराबर होगी। तो I1 की जगह मैंने लिखा 2I2 का होल स्क्वायर इंटू R1 बराबर I2 स्क्वायर इंटू R2। तो यहां से R1 बराबर क्या आ जाएगा, R2/4। तो एक तो ये आ गया आपका रिजल्ट और एक ये आ गया, तो यहां पे आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, इन द फॉलोइंग डायग्राम द टू सेल्स हैव इक्वल EMF E but internal resistance are R1 and R2 if the reading of voltmeter is 0, इसकी रीडिंग 0 है, the relation between R1 and R2। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि करंट कितना हो रहा है। तो I बराबर टोटल EMF कितना हो जाएगा, 2E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होगा प्लस R2। ये टोटल करंट हो गया इस सेल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से। अब यहाँ पे इसका रीडिंग क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा V बराबर E माइनस IR, ये वाला फार्मूला। तो ये वाला फार्मूला जब पुट करेंगे तो V की जगह क्या रखेंगे, 0, E माइनस I की जगह पर 2E अपॉन R प्लस R1 प्लस R2, और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या लिखा हुआ है, R1 लिखा हुआ है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपना आएगा R प्लस R1 प्लस R2 बराबर 2R1। तो यहां से R बराबर आ जाएगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, और इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, R1 माइनस R2। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, 5 cells each of EMF E and internal resistance are connected in series. If due to oversight one cell is connected wrongly, then equivalent EMF, जो equivalent EMF होता है n माइनस 2m इंटू ई। हम n होता है टोटल सेल और स्मॉल m होता है जितना रॉन्गली कनेक्ट हो। तो टोटल सेल कितनी है आपकी, 5 है, माइनस 2 इंटू 1, और ये हो गया E, तो ये आपका आ गया 3E। तो ये इक्विवेलेंट हो गया, और सब किसमें सीरीज पे जुड़ा है। तो जो RS होगा वो होता है n इंटू आर, उसमें रॉन्गली कनेक्ट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये 5R हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, द रेजिस्टेंस इन द एडजॉइनिंग फिगर आर इन ओम्स, देन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। तो ये जो 3 और 3 है
ये सीरीज पर होंगे, कितना आएगा 6 आएगा, और ये 6 और ये 6 आपस में पैरेलल पे होंगे तो कितना आने वाला है 3 आने वाला है। अब जो 3 आया, ये 3 ओम और ये 3 ओम सीरीज पर होंगे, 6 आया और इस 6 के साथ सीरीज पैरेलल पे आएगा, तो अब कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा 3 ओम, और ये 3 ओम और ये 3 ओम फिर एक बार सीरीज पर होंगे तो आएगा 6, और 6 और 6 किस कॉम्बिनेशन पर हो जाएगा, पैरेलल पर हो जाएगा। तो आपका फाइनल कुछ इस तरह बनेगा, ये ए बी 3 3 और ये 3, ये देखो सीरीज पर है तो ये आपके यहाँ 6 आ गया, 1/6 प्लस 1/3, एलसीएम आया 6, 1 + 2 3/6, 1/2 उल्टा किया 2, है ना। तो आपको शुरुआत में दो सीरीज पे देखने हैं, फिर उसके बाद जो आपको दिख रहा है उसके साथ पैरेलल पे, ये पैटर्न बार बार हो रहा है तो फाइनली आपको 2 ओम मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, in the shown arrangement of the experiment of the meter bridge, if AC corresponding to null deflection of galvanometer is X, a cell of EMF E having an internal resistance R is connected to an external resistance capital R, the potential drop V across the resistance R varies with R as shown in figure। देखो भैया V बराबर होता है आई आर और I बराबर होता है E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो V बराबर हो जाएगा E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू R। जब हम डिवाइड करेंगे तो E अपॉन 1 प्लस R अपॉन R, ये रिलेशन आया। और सबको पता है कि अगर रेजिस्टेंस R की वैल्यू बढ़ाओगे तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। और यहां से जो आपका रिलेशन आता है दिख रहा है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो यहाँ पे जो सही वाला है वो सेकेंड नंबर है। सही वाला क्या है, सेकेंड नंबर है, क्योंकि फर्स्ट वाला तो हो नहीं सकता, वो तभी होगा जब करंट फ्लो ना हो रहा हो, तब ई बराबर भी होता है। तो हिसाब से आपका सही ऑप्शन क्या होगा, थर्ड होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, इन द shown arrangement of the experiment of meter bridge, if AC corresponding to null deflection of galvanometer is X, what would be its value if the radius of wire is doubled। मीटर ब्रिज पे होता क्या है, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। अगर ये P है ये Q है तो अगर हम रेडियस डबल करेंगे तो P और Q दोनों की वैल्यू चेंज होगी। और जो रिलेशन आता भी है, अगर ये X है तो ये 100 - X हो जाएगा बराबर R अपॉन S, ठीक है ना। तो ये कहीं भी रेडियस पे डिपेंड नहीं है। तो जो पहले था नल डिफ्लेक्शन उतना ही सेकंड वाली कंडीशन पे होगा। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, द फिगर हियर शो अ पोर्शन ऑफ अ सर्किट, व्हाट इज द करंट I। व्हाट इज द करंट I, देखो ये 2 एम्पियर ये 3 एम्पियर, ये इधर गया कितना बन गया 5 एम्पियर। अब ये 5 एम्पियर में से देखो ऊपर कितना चला गया 3 एम्पियर चला गया, तो रिमेनिंग करंट कितना आया 2 एम्पियर। ये ऊपर 3 एम्पियर चला गया। अब ये 2 एम्पियर ये 4 एम्पियर इधर मिला, ये कितना आ गया 6 एम्पियर। ये 6 एम्पियर और ये 2 एम्पियर इधर फ्लो हो गया, कितना आ जाएगा 8 एम्पियर। तो जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू क्या हो गई 8 एम्पियर। तो 32 का आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। चलिए 33, फाइंड आउट द वैल्यू करंट थ्रू टू रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन सर्किट। अगर यहां पे देखेंगे तो यहां पे करंट कितना आता दिख रहा है 2 एम्पियर का, यहां पे करंट कितना आता दिख रहा है 2 एम्पियर का, और ये दोनों ही क्लोज सर्किट है, ठीक ना। जब दोनों क्लोज सर्किट है और जब करंट यहां पर नेट करंट की बात करेंगे तो 2 ओम में नेट करंट कितना दिख जाएगा आपको, 0 दिख जाएगा। कितना दिख जाएगा 0 दिख जाएगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कॉन्सिक्वेंसेस। जो केसीएल है आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ, उसके हिसाब से आपका लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, और जो केवीएल है वोल्टेज लॉ उसके हिसाब से एनर्जी। तो इसके हिसाब से आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी, ठीक है ना। ये आपका हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 35, अ सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट and negligible internal resistance is connected to resistors R1 R2 are shown figure। the resistance of voltmeter, इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 80 ओम, R1 कितना दे रखा है 20 ओम, R2 कितना दे रखा है 80 ओम।
व्हाट इज द वोल्ट मीटर रीडिंग। अच्छा, अभी अगर हम इसका हम करंट निकालते हैं कि सेल के द्वारा टोटल गिवन करंट कितना है, तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन पे है, तो 1/80 प्लस 1/80 2/80 1/40, तो आरपी कितना हो जाएगा 40। अच्छा एक बात और, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन पर है, तो जो इधर टोटल वोल्टेज होगा वही हर एक एंड पर वोल्टेज के बराबर होगा। तो इस सर्किट पर हम जो टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे वही हमारा वोल्ट मीटर की रीडिंग होगा, ठीक है ना। अब ये 40 ओम और ये 20 ओम किस कॉम्बिनेशन पे हो जाएंगे, सीरीज पर, तो 40 प्लस 20 बराबर आर नेट। तो आर नेट कितना आ गया, आर नेट आ गया 60 ओम, ये आ गया। और हम करंट देख लेते हैं कितना दिया जा रहा है, E अपॉन आर लिख दो, V अपॉन आर लिख दो, 2/60 1/30 एम्पियर, ये करंट दिया गया, ठीक है। जब ये 1/30 एम्पियर करंट दिया गया तो देखो ये सर्किट अब ऐसे हो गया था, ये आपका R1 था 20 ओम, जबकि ये आपका कितना था, ये आपका कितना था, ये आपका था 40 ओम, ये आपका कितना था 40 ओम। तो हम 40 ओम में जो भी जो भी वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे वही हमारा वोल्ट मीटर का रीडिंग होगा। तो यहां पे लगाया V बराबर आई आर, ठीक ना, या आई आर पी। आई कितना था 1/30 ये, और आरपी कितना कैलकुलेट किया था 40, 4/3, तो 1.33 वोल्ट आया। और ऐसा कहां दे रखा है, ऐसा सेकंड ऑप्शन पे दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका सेकंड ऑप्शन सही हुआ। 36 in the circuit given below the ammeter and voltmeter are ideal measuring device, what is the reading of voltmeter। तो ध्यान से देखो, ये आइडियल है, इसके सिरों पर एंड्स पर जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। जब रेजिस्टेंस जीरो हो गया, तो करंट का कोई फ्लो तो होगा नहीं, तो V बराबर होता है आई आर। अगर R जीरो है तो I भी जीरो होगा, तो यहाँ पे रीडिंग कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 36 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन द करंट थ्रू द कंडक्टर ए बी। करंट इस पे निकालना, ध्यान से देखो, अगर हम P अपॉन Q कैलकुलेट करें तो 3/6 कितना आया 1/2। अगर हम यहां की बात करें R अपॉन S 4/8 बराबर 1/2, और आप देख रहे हो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S है। तो बच्चा ये आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, और जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया तो फिर आपका इस पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो उस बिहाफ पे आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, उस बिहाफ पे आपका क्या सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 आप देख रहे होंगे। तो यहां पे देखो आपको करंट निकालना है जो बैटरी के द्वारा दिया जा रहा है। देखो ये 2 और 6 की बात करें तो इसका फर्स्ट एंड एक पॉइंट से जुड़ा है और सेकेंड एंड दूसरे एक पॉइंट से जुड़ा है। तो अगर इसको हम सर्किट को अलग तरीके से बनाना चाहें थोड़ा, तो ये 9 वोल्ट की बैटरी हो गई, ठीक है, और फिर ये जो 2 और 6 है, ये 2 ओम हो गया और ये 6 ओम हो गया। अब इसके बाद और ये 1.5 ओम और ये 3 ओम, कुछ इस तरह से इस सर्किट को आप रीअरेंज कर सकते हो। और जब इस तरह से रीअरेंज कर लोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि ये 2 और 6 किस कॉम्बिनेशन पर है, सीरीज पर है, तो सॉरी पैरेलल पर है। तो 1/2 प्लस 1/6, 6 आया, ऊपर आ गया 4, 6/4 उल्टा करोगे तो 1.5 ओम आया। और ये 1.5 ओम और ये 1.5 ओम किस में होगा, सीरीज पर होगा। तो अब यही सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, थ्री ओम और 3 ओम और 3 ओम क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन पर होगा। तो नेट रेजिस्टेंस आर नेट कितना आ जाएगा आपका 1.5 ओम आ जाएगा। आई बराबर ई अपॉन आर नेट,
तो 9/1.5 ये कितना आ जाएगा, 6 एम्पियर आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 39 करें, द पावर डिसिपेट्स इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज 30 वॉट, द वैल्यू ऑफ आर इज। देखो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन पर है ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पर इन दोनों पे पावर जो होगी, ठीक है ना, यहाँ पे P1 और यहाँ पे P2, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 30 वॉट हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब P1 प्लस P2 पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है, यहाँ पर 30 वॉट हो गया। अगर हम यहाँ की बात करें तो V² अपॉन R लिख दिया, और यहाँ पे 5 ओम की बात करें तो V² अपॉन 5 लिख दिया। V की वैल्यू 10 है, तो 100 अपॉन R प्लस 100 अपॉन 5 बराबर 30। तो ये 100 अपॉन R बराबर कितना आ जाएगा, 10। तो यहाँ से R बराबर क्या आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। तो हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन लाइट रे इंटर्स फ्रॉम वैक्यूम टू अ मीडियम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाफ ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज। क्या बोल रहा है, वैक्यूम से मीडियम पे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो R है वो I/2 दे रखा है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ से साइन I अपॉन साइन R, तो यहां पर साइन I अपॉन साइन I/2 लिखा। अब साइन 2 थीटा जैसे फार्मूला होता है उसी तरह फार्मूले को इसको ब्रेक किया मैंने, और यहां पे बना साइन I/2, ये इससे कैंसिल हो गया। तो n बराबर आया 2 cos I/2, 2 cos I/2। अब हम देखें तो इस I की वैल्यू 0 डिग्री के बराबर या उससे बड़ी होगी, लेकिन 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटी होगी, ठीक ना। और cos में एंगल जितना छोटा होता है वैल्यू उतनी क्या होती है, बड़ी होती है, वैल्यू उतनी बड़ी होती है। तो अगर हम छोटे एंगल की बात करें, मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, तो उसके लिए I कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और जब 0 रखेंगे तो n मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। n मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। अगर हम मिनिमम की बात करें तो जब थीटा 90 डिग्री होगा तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू की बात करें, cos की मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो यहां पे 90 रखोगे जब, क्योंकि I बराबर 0 पर cos मैक्सिमम होता है, ओके। ये अब यहां पे 90 रखोगे आप तो cos 45 आएगा, और यहां पे ये n मिनिमम हो जाएगा बराबर 2 इंटू cos 45, और ये आएगा √2। ये क्या आएगा, √2 आएगा, ठीक है ना। मतलब जो cos जो I है वो 0 से 90 डिग्री पे लाई करेगा। अब यहां पे जो रिलेशन दिख रहा है वो cos आ रहा है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अगर cos मैक्सिमम होगा तो n भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर cos मिनिमम होगा तो n भी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो अगर यहां पे देखा जाए तो I/2 है, तो हमने n इसके लिए cos की मैक्सिमम वैल्यू के लिए I कितना लोगे, स्मॉल एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है, इस वजह से मैक्सिमम, तो मैक्सिमम cos होगा। तो यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा, √2। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 से ज्यादा नहीं हो सकता और √2 से कम नहीं हो सकता। n कैन नॉट बी लेस देन √2, ये भी सही है। n कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2, ये भी सही है। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। तो हमें किसके साथ जाना है, थर्ड ऑप्शन के साथ जाना है। तो अपना जो ऑप्शन सही माना जाएगा वो थर्ड होगा, ठीक है। बेसिक थोड़ा कॉन्सेप्ट था इसमें। क्वेश्चन नंबर 41 कर है कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली एंड आर फेस ऑफ अ लाइट आइसोसेल्स राइट एंगल प्रिज्म इज टोटली रिफ्रैक्टेड एज शोन इन फिगर, व्हाट मस्ट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सभी जो यहां पर आपने देखा ये तो 90 बनेंगे, और यहां पर क्या हो रहा है, TIR हो रहा है, ठीक ना। TIR हुआ है, तो TIR के लिए कंडीशन क्या होती है, थीटा इज ग्रेटर देन C। दोनों तरफ साइन अगर टेक करेंगे तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन साइन C। तो साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1 अपॉन म्यू, और म्यू इज ग्रेटर देन 1 अपॉन साइन थीटा। अगर हम थीटा की बात करें
तो जिस हिसाब से प्रिज्म दे रखा है, थीटा आपका कितना होगा 45 डिग्री होगा, थीटा आपका कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करोगे साइन 45, उसकी वैल्यू होती है आपकी √2। तो जो म्यू होगा इज ग्रेटर देन √2 होगा, तो हिसाब से आपका 41 का आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए अब जरा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 की बात की जाए तो यहां पर फाइंड द रीडिंग ऑफ आइडियल एमीटर कनेक्टेड इन द गिवन सर्किट, assume that द सेल हैव नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पे हम लोग करंट देख लेते हैं। ये हम लोगों ने मान लिया कि I4 है, ये I3 है, ये I2 है, और ये क्या है I1 है, और इधर I निकल गया। तो इस पॉइंट पर अगर मैं टोटल करंट कर लें तो हमारा I निकल आएगा। तो हर लूप में अगर हम लोग किरचॉफ्स केसीएल और केवीएल रूल का यूज करें तो जो पहला वाला होगा, तो अगर हम देखें तो जो पहले वाले पे आपका किरचॉफ्स लॉ लगेगा, तो उसके हिसाब से आप क्या लिखोगे -2I1 -6 बराबर 0। तो यहां से I1 बराबर क्या आ जाएगा -3 एम्पियर, -3 एम्पियर। अगर हम दूसरे वाले की बात करें जो 4 ओम और 2 ओम के बीच में जो 8 वोल्ट का सेल लगा है, वहां पर -4I2 +8 और +2I1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो I2 बराबर क्या आएगा आपका 1/2 एम्पियर आएगा। और फिर हम जब थर्ड क्लोज सर्किट पे सॉल्व करेंगे तो यहां पर आएगा -8I2 -8I3 आएगा, सॉरी -8I3 और +4I2 और -4 बराबर क्या आएगा 0। तो यहां पर I3 बराबर हो जाएगा -1/4 एम्पियर। और इसके बाद जो हम सबसे लास्ट वाले में कर रहे हैं, सबसे लास्ट वाले में जो अपना बनेगा -10I4 और +8I3 +10 बराबर क्या होगा 0। तो अगर हम देखें तो यहां पे I4 बराबर क्या आएगा 4/5 एम्पियर, ये मतलब। तो इस तरह से अगर हम यहां पे कैलकुलेट करें तो I बराबर क्या आ जाएगा अपना I1 +I2 +I3 +I4, और इनको वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये थर्ड ऑप्शन दिखाई देगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43, मार्क एट द बॉटम ऑफ लिक्विड अपीयर्स टू राइज बाय 0.1 मीटर द डेप्थ ऑफ लिक्विड। जो एक्चुअल डेप्थ है आपकी वो 1 मीटर है, और एपरेंट डेप्थ के लिए आप क्या करोगे, एपरेंट डेप्थ के लिए आप हो जाएगा 1 - 0.1, तो ये हो जाएगा 0.9 मीटर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर एक्चुअल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। तो यहां पे म्यू बराबर हो जाएगा 1/0.9, 10/9। तो हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, हाउ मच वाटर शुड बी फिल्ड इन अ कंटेनर ऑफ 21 सेंटीमीटर so that if it appears half filled to the observer when viewed the top of container H। अगर H हाइट तक अगर आपने फिल कर दिया तो ब्लैंक कितना बचेगा 20 - H। तो यहां पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया आपका 4/3। तो म्यू बराबर हो जाएगा H/21 - H। म्यू 4/3 दे रखा है, H/21 - H, ये 84 - 4H बराबर क्या होगा 3H। तो यहाँ पे 7H बराबर क्या हो जाएगा 84। तो H बराबर क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो आपका सही जवाब क्या होगा थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 45, फॉर एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा ऑन इक्विलेटरल प्रिज्म of refractive index √3, the refracted is parallel to base inside the prism। इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे मिनिमम डेविएशन हो रहा है, द वैल्यू ऑफ थीटा इज की बात करें हम तो यहां पर कुछ चीजें दे रखी हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है आपका
√3 दे रखा है। ओके, तो म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, और मिनिमम डेविएशन के केस में ए बराबर क्या होता है 2r। ए कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और म्यू दे रखा है √3, तो √3 बराबर साइन आई अपॉन साइन 30। इसको सॉल्व करोगे तो साइन आई बराबर हो जाएगा √3/2, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है ना, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, if critical angle for a surface is 37 degree, then refractive index of a denser medium a mu d सॉरी r mu d बराबर 1 अपॉन साइन सी, तो r mu d बराबर 1 अपॉन साइन 37, r mu d साइन 37 कितना होता है 3/5, तो इसको सॉल्व करोगे तो 5/3, तो 5/3 के हिसाब से आपका 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट एट अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ प्रिज्म इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री इफ द रे सफर्स मिनिमम डेविएशन थ्रू द प्रिज्म। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म आर। कुछ चीजें दे रखी बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिंग प्रिज्म, ये आपको आई दे रखा है। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है 60 दे रखा है, ठीक है। आई और ए दे रखा है। इफ रे सफर्स मिनिमम डेविएशन, ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन हो गई, ठीक है। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा मिनिमम बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा था आई प्लस ई माइनस ए, और मिनिमम डेविएशन पे कंडीशन थी कि आई बराबर क्या होना चाहिए ई होना चाहिए। तो आई कितना 60 है, तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 60 + 60 - 60, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो लेमडा मिनिमम कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। फिर कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, यहाँ पे हम लोगों ने एक फार्मूला और पढ़ा था ए बराबर 2r, तो ए 60 दे रखा है, तो म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई कितना दे रखा है साइन 60 हो गया, और साइन आर कितना हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, √3 म्यू बराबर हो गया √3। तो उस हिसाब से आपका 47 का आपका फर्स्ट पार्ट से हो गया, 47 का आपका फर्स्ट पार्ट से हो गया। चलिए 48 की बात करें, द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ अ प्रिज्म ए एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज प्रिज्म इज cot 2a/2, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज। देखो यहाँ पे बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा है कि म्यू बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2, ये होता है, ठीक है। ये फार्मूला हो गया अपन लोगों का। रिफ्रैक्टिव एंगल ए दे रखा है, ठीक है। तो अच्छा म्यू क्या दे रखा है cot a/2 दे रखा है, cot a/2 लिखा, साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये लिख दिया गया cos a/2 अपॉन साइन a/2 बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। देखो ये इससे कैंसिल हो गया। cos को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos को हम लोग लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस a/2 बराबर इधर क्या लिखा है साइन a प्लस, हम लोग इक्विवेलेंट कर लेंगे तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको π/2 माइनस a/2 प्लस लेमडा m/2। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, पाई माइनस 2a बराबर ये आ गया लेमडा ये। अब पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री लिख सकते हैं, तो 180 डिग्री माइनस 2a, ऐसा आपका सेकंड ऑप्शन पे दिख रहा है। तो 48 का आपका कौन सा ऑप्शन से हो गया सेकंड ऑप्शन से हो गया। 49 की बात करें तो ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल, तो ओम्स लॉ तो मेटल्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना, हो गया। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल डायोड एंड ये ट्रायोड और इलेक्ट्रोलाइट इन सब के लिए, ट्रांजिस्टर इन सब के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो ये 3 पे गया। एलॉय हैव सेमीकंडक्टर्स, नहीं बच्चा थोड़ा इस पे कुछ गलत टाइपिंग हुई है, थोड़ा गलत टाइपिंग हुई है यहाँ पे, मुझको क्लियर करने दो।
यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है, मैं आपको उसको क्लियर करके बता दूं कि ये सेमी कंडक्टर वर्ड यहाँ नहीं होगा, सेमी कंडक्टर वर्ड यहाँ नहीं होगा, सेमी कंडक्टर वर्ड यहाँ होगा। यहाँ होगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है मेटल्स के लिए, तो ए का क्या हो गया 1 हो गया, और जो ओम्स लॉ नहीं होता है वो डायोड, इलेक्ट्रोलाइट और से इसके लिए वैलिड नहीं होता, तो बी का क्या हो गया 3 हो गया। जो एलॉय होते हैं, जो दो प्योर मेटल से मिक्स करके बनाए जाते हैं, उनकी रेसिस्टिविटी हमेशा क्या होती है हाई होती है, रेसिस्टिविटी क्या होती है हाई होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और हीट सेंसिटिव रेजिस्टेंस का यूज होता है आपका डी का 4 के साथ चला जाएगा, तो ऐसा देख लेते हैं कहां पे दिख रहा है, ऐसा आपका बी सेकंड ऑप्शन पे दिख रहा था, 49 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, सिल्वर, सेमीकंडक्टर, कार्बन रेजिस्टेंस, मैग्नीन। जो सिल्वर है आपका, तो सिल्वर की कंडक्टिविटी क्या होती है हाई होती है, तो इसकी रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी लीस्ट हो जाएगी, तो ए का 4 हो गया। जो सेमी कंडक्टर होते हैं उनके लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं या रेसिस्टिविटी होते हैं निगेटिव होते हैं, तो बी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और कार्बन रेजिस्टेंस हमेशा हाई रेजिस्टेंस के लिए बनाए जाते हैं, तो आपका सी का क्या हो गया सेकंड हो गया। हाँ, क्योंकि जब हाई रेजिस्टेंस सर्किट पे डालना हो तो हम लोग लंबे लंबे वायर का यूज नहीं करते, तो कार्बन रेजिस्टेंस और कलर बैंड जैसे आपने शब्दों का नाम सुना होगा उसी पर ये है। और जो मैग्नीन है, तो मैग्नीन, नाइक्रोम ये आपने सुना होगा, तो ये भी एक एलॉय है और इनकी रेसिस्टिविटी हाई होती है, और इलेक्ट्रिक सर्किट पे इनको हम वाउंड करके लगाते हैं, है ना। जैसे आपने हीटर, अगर बेसिक सा एग्जांपल दूं ज्यादा दिमाग ना लगाने वाला, तो आपने हीटर में देखा होगा, है ना। बाकी तो डी का 1 हो गया, तो ऐसा हम देख लेते हैं कहां पे दे रखा है, 4th पे दे रखा है। तो ये आपके बेटा क्वेश्चन नंबर 26 से 50 तक के सॉल्यूशन थे। जय हिंद, थैंक यू।